भारत में तो कानून बिल्कुल से मजाक बन गया है और सुप्रीम कोर्ट तक में रिट फाइल हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में ये कहा है कि कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया है। और कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें ये सोचना पड़ता है कि ये कानून है कि क्या है, किस तरीके से मामले को प्लीड किया जाता है। एक मामला आया कानपुर का। कानपुर के मामले में सूबेदार तिवारी 50 साल बाद उनको राहत मिली और वो बरी कर दिए गए। एक डकैती के मामले में उनको जो है केस उनके ऊपर फाइल किया गया था, जेल चले गए थे, 50 साल लग गए। 50 साल बाद ये पता चल रहा है कि वो बरी कर दिए गए। अब बताइए 50 साल उनका कौन वापस करेगा। इसी तरीके से ना जाने कितने अनगिनत मामले चल रहे हैं कोर्ट में और लोग फंसे रहते हैं उसमें, यहाँ तक कि और यही कई लोगों का बिजनेस बन चुका है जो टेरर फैलाते हैं, पूरा फर्जी केसेस करवाते हैं और उसी के दम पे, क्योंकि उनके पास में पैसा है। जो गरीब आदमी है वह मामले की पैरवी कर ही नहीं सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक चीज और सुनिए। ग्रोफर्स के फाउंडर असनीर ग्रोवर, इनके ऊपर ग्रोफर्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है, सुनिएगा। ग्रोफर्स ने एक दिन एक गलती हुई थी उनसे। ग्रोफर्स कंपनी ने, उनके कुछ एम्प्लॉयज़ ने गलती की। जो एक ऑर्डर मिला ऑर्गेनिक सब्जियों का मिला, 500 रुपये का था केवल मामला, और वह वहाँ से ना लेकर, उस पर्टिकुलर शॉप से ना लेकर दूसरी जगह से कहीं से उठा के दे दिया। और उसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये जो ऑर्गेनिक जो सब्जियां बेचता था उसी के मालिक ने ये ऑर्डर किया था। बाद में पता चला कि उसने केस कर दिया। 500 रुपये के मामले में केस दर्ज हुआ और वह लोअर कोर्ट से लेके चलते 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 सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 500 रुपये का मामला, ये अशनीर ग्रोवर ने बताया कि 500 रुपये के मामले में अपने कंपनी की वो बात कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहाँ से वो छूट गए। उस कंपनी को राहत मिल गई, ग्रोफर्स को राहत मिल गई। 500 रुपये का जो आरोप लगा था, 32 लाख रुपए लग गए उसमें। ये अशनीर ग्रोवर जो फाउंडर रहे हैं ग्रोफर्स के, उन्होंने बताया। अब देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, आज कई केसेस का हवाला इसलिए दे के बता रहा हूँ क्योंकि जनरली ये ऐसे होता रहता है और एक परसेप्शन है कि ठीक है अभी चलेगा, इतने साल तक चलेगा। सवाल उस पर नहीं है कि ये इतने साल तक चलेगा, जो पैरवी करने वाले लोग हैं वह किस तरीके से पैरवी कर रहे हैं। बात इसको भी देखिए। एक मामला है, जमीन का मामला था। उसमें गवाही देने वाले को, जो सेल डीड बनी उसमें गवाही देने वाले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसकी कुछ दिनों बाद बेल हो गई और उस ऑर्डर को जब पढ़ा पता चला कि जो मेन एक्यूज्ड था उसकी बहुत पहले ही बेल हो गई थी और इनका, जिसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, इन्होंने केवल गवाही दे दी थी। ये काफ़ी दिन तक जेल में पड़े रहे। इससे भी बड़ा एक मामला, पुलिस ने फ्रॉड के एक मामले में, आरोप के मामले में, फ्रॉड का आरोप लगा, पुलिस ने एक एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया। 1.5 साल हो गए। बाद में बेल जब मिली तो क्या कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो चार्जेस लगाए उसका कोई एविडेंस ही नहीं था उनके पास। अब सोचिए, उस वेदना को समझिए। बिना किसी एविडेंस के पुलिस ने अरेस्ट किया,
उठा के लॉकअप में डाल दिया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, वहाँ भी पता नहीं क्या देखा गया, उसको उठा के जेल भेज दिया गया। उसको बेल मिलने में साल भर से ज़्यादा लग गया। एक और बड़ा ताज्जुब हुआ, एक वकील साहब ही हैं, उनका खुद का एक मामला था, मुझे ताज्जुब हो रहा है इसलिए कहना पड़ रहा है, उनका खुद का मामला था, 4 साल हो गए। एक मामले में उनको बेल मिल गई, तब से वह आराम से हैं। वो कभी आज तक पता नहीं करने गए कि क्या हुआ। खुद कह रहे हैं कि हमें आज तक पता ही नहीं है, हमें तो कोई नोटिस मिली नहीं है। जब तक नोटिस ना मिले तो हम जाएंगे कैसे? अब सोच लीजिए, ऐसे ऐसे लोग पैरवी करने वाले होते हैं तो ये 50-50 साल बाद मुकदमे इसीलिए छूटते हैं। कानून में इतने सारे प्रावधान हैं, अब ये 50 साल और 20 साल 30 साल, पता चला कि कोई है, अगर गलत है तो उसको सज़ा तुरंत हो जानी चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, जेल होनी चाहिए। पुलिस की दादागिरी कहाँ चलती है? पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर लेती है, पुलिस ले जाके कोर्ट में प्रोड्यूस करती है। एक परंपरा जैसे चली आ रही है कि आंख बंद करके वहाँ से भी मजिस्ट्रेट जेल भेज देता है। बाद में जो ये कानून के जानकार हैं, ये कहते हैं कि बेल ही तो कराएंगे, बेल के लिए एप्लीकेशन डाला करते हैं। जो पुलिस वाला फर्जी तरीके से अरेस्ट करके लेके आए विदाउट एनी एविडेंस, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कभी भी इस मामले को रखा ही नहीं जाता है कोर्ट में। मान लीजिए कोर्ट के पास इतने सारे काम हैं कि वह हर मामलों में नहीं देख सकता है, लेकिन ये जो पैरवी करने वाले लोग हैं, इनको तो बताना चाहिए कोर्ट को कि इसमें ये गलत तरीके से लेकर आए हैं, इनके पास में कोई एविडेंस नहीं है, और ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, मजिस्ट्रेट एक पोस्टमैन के तरीके से भूमिका नहीं निभाना चाहिए। उसको एक देखना चाहिए कि किस तरीके से ये केस लाया गया है, इसमें कितना दम है, प्राइमरी कम से कम उसकी जानकारी कर लेनी चाहिए और तभी उसको फॉरवर्ड आगे किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होता है। और यही कारण है कि पुलिस नाजायज़ तरीके से, एक तो फर्जी केस करने वाला, दूसरा उसका नेक्सस अगर पुलिस के साथ में हो गया तो पुलिस उठा के कोर्ट में ले जाती, कोर्ट भी उठा के जेल भेज देती है। किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है, और जिसको जिम्मेदारी तय करवाना चाहिए वो केवल बेल में परेशान है। बेल करा के बाहर करा देगा, उसके बाद में कहेगा अब इंतजारी करो, ट्रायल करो, हर डेट पे आते रहो, और पता चलता है 20 साल बाद वो उसको पता चलता है इतने चक्कर लगाने के बाद में कि वो बरी हो गया। हद हो गई है। अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, उन्होंने इसको लेकर वो रिट भी फाइल किया है। कई सारी रिटें सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है कि इस तरीके से मिसयूज ना किया जाए। इसको मिसकैरेज ऑफ लॉ कहा गया है। जो प्रोसेस है ये बहुत ही गलत तरीके से अपनाया जाता है। कारण उसका ये है कि जिनकी जिम्मेदारी बनती है वह भी उस तरीके से, सही तरीके से नहीं रखते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो क्लाइंट होता है वो पिसता रहता है, परेशान होता है वो। आजकल का ज़माना ये है कि लोग अवेयर हो चुके हैं, हर चीज़ जानते हैं, हर चीज़ समझते हैं। इवन कि अगर किसी कोई बीमारी का इलाज कराना है तो वो भी गूगल पे सर्च किया जाता है। अगर गूगल पे रेटिंग सही मिली है तो माना जाता है कि ये डॉक्टर अच्छा है, भले वो डॉक्टर ना अच्छा हो, रेटिंग से निर्धारण किया जाता है। तो जब हर चीज़ आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो क्या कानून के बारे में नहीं थोड़ा पढ़ सकते? क्या कोई ज़रूरी है कि जिसको आप हैंड ओवर कर रहे हैं वो बहुत ही जानकार ही हो? क्या अपनी बातों को आप नहीं कह सकते? जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, आप कहेंगे नहीं, जाके बताइए तो सही। बाकी वो उस फील्ड के लोग होते हैं, वो तुरंत ही, उनके लिए बहुत ही मामूली सी बात है, वो तुरंत ही पकड़ लेंगे इस चीज़ को। लेकिन जिस तरीके से काम हो रहे हैं सारे, इसमें अब ये आता है सवाल कि कार्रवाई क्या हो सकती है। जिसने फर्जी केस कराया उसके खिलाफ धारा 182 और 211
आईपीसी के तहत कार्रवाई हो सकती है। और यही नहीं, जिसने कराया ही नहीं, जो पुलिस वाला अगर गलत तरीके से चार्जशीट फाइल करता हो उसके खिलाफ भी पनिशमेंट है। लेकिन ये सब तब होगा जब आप एप्लीकेंट बनेंगे, क्योंकि कोर्ट में एप्लीकेंट की ही सुनी जाती है। आप अपनी बातों को कहेंगे नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं है। और बेल हो जाने के बाद में ट्रायल की इंतजारी क्यों करें? आप अगर अपनी बातों से आपके पास में एविडेंस है, आप बेगुनाही को साबित कर सकते हैं, तो सेक्शन 227 सीआरपीसी के तहत भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब मेरी एक एडवोकेट से बात हुई तो मैंने उनसे बात पूछी कि आखिर में जब इतने सारे ये प्रोविज़न हैं तो क्यों नहीं आप लोग अप्लाई करते हैं? जो प्रैक्टिशनर हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, काउंसिल्स हैं, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट देखता नहीं है ये सब सारी चीज़ों को। तो मैंने कहा अगर देखता नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कैसे हो जाते हैं? और अगर ठीक है, एक कोर्ट से अगर नहीं देखा गया तो आप दूसरे पे अपील तो कर सकते हैं। किसी की ज़िंदगी तो नहीं 20 साल बर्बाद होगी। तो ये बात उनके समझ में आई। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप खुद भी अवेयर होइए। और एक सवाल का जवाब और संडे को काफ़ी उसके पहले बताएंगे। जिस सवाल का जवाब 3 साल तक कई लोगों से पूछा नहीं कोई दे पाया, मैं खुद बताऊंगा आपको कि क्या ऐसे प्रोविज़न है। अगर गलत तरीके से पुलिस किसी को कस्टडी में लेकर जाती है तो वहीं कैसे अपोज किया जा सकता है। इसमें सारे जितने भी लॉज हैं, जितने भी गाइडलाइंस हैं, जितनी रूलिंग आई है, कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक आप लोगों के सामने रख सकूं, जिससे आप पढ़िए, उसको समझिए, और फिर अगर कोई एग्रीव्ड है तो जाके अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ में रखे, तब जाकर कहीं न्याय मिल पाएगा। अदरवाइज अगर इस ढर्रे से चलता रहा तो आप देख लीजिए, 50 साल बाद पता चला, 35 साल में जो जेल गया, 85 साल में उसको पता चल रहा है कि वो बरी हो गया। हद हो गई। किस तरीके से पैरवी की गई और क्या किया जाता है। लेकिन बहुत ही अफसोसजनक है। इसलिए लीगल अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। पढ़िए, समझिए, पूछिए जो उसके जानकार हैं, और जब पूछेंगे तभी कोई सामने आएगी, तब रिलीफ मिल पाएगा। धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज एक न्यूज आई है कि कानपुर के सूबेदार तिवारी 50 साल के बाद बरी हो गए हैं। उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा था जब वो 35 साल के थे। 50 साल मुकदमा चला है, 500 से ज्यादा बार वो कोर्ट में गए हैं, तारीख पे तारीख उनको मिली है। अब जब वो 85 साल के हो गए, 50 साल मुकदमा चला है, तब कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब आप जरा सोचिए, 50 साल तक लगातार वो समाज की नजरों में चोर बने रहे। 50 साल तक लगातार उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, उनके घर परिवार के लोग उनको चोर समझते रहे, और 50 साल के बाद उनका दाग धुला है। इस 50 साल की लड़ाई के बाद तिवारी जी बेकसूर तो हो गए, लेकिन उनका 50 साल कोई वापस कर सकता है? उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उनकी जो मर्यादा थी, उनका जो सम्मान था, जो इस 50 साल में खत्म हुआ है, उसको कोई वापस कर सकता है? जो 50 साल में उन्होंने वकील को फीस दिया, क्या उसे कोई वापस कर सकता है? मैं बार बार कहता हूं, यह कानून महाघटिया है, इसलिए लोग तड़प रहे हैं, न्याय के लिए तड़प रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में अगर आप 5 आदमी मानिए तो यानी 25 करोड़ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों के कारण टेंशन में है। और 5 करोड़ मुकदमे तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, डीएम के यहां, चकबंदी अधिकारी जिसको सीओ कहते हैं, एसओसी के यहां, डीडीसी के यहां और कमिश्नर के यहां चल रहा है।
तो 5 करोड़ मुकदमे अलग चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके कारण 25 करोड़ लोग टेंशन में हैं। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं तहसीलदार, एडीएम, एसडीएम, डीडीसी, एसओसी, कमिश्नर के यहां, उससे 25 करोड़ लोग टेंशन में हैं। तो भारत के 50 करोड़ लोग